नमस्कार दोस्तों, धीरेश राजपूत आपका स्वागत करते हैं अपने क्विक रिवीजन विद धीरेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। और ये आपकी पहली क्लास होगी मध्यकालीन भारत की। आज हम इसमें पढ़ेंगे भारत में विदेशी कंपनी का आगमन, यानी विदेशी कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। ठीक है, विदेशी कंपनियों का आगमन भारत में कैसे हुआ और यहाँ पर इन्हें इन्होंने भारत में ही क्यों वो किया। ठीक है, वो सब आपको इस चीज़ में हम पढ़ाएंगे। तो बिना बात को किए हुए, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बिना बातों को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों भारत में आधुनिक इतिहास की शुरुआत विदेशी कंपनियों के आगमन से होती है। किसके आगमन से होती है दोस्तों? भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन किसके उससे शुरू होता है? विदेशी कंपनियों के आगमन से शुरू होता है। अच्छा, भारत में ही ये क्यों आई? भारत में इसलिए आई क्योंकि 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य, यानी उसके बाद भारत में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक उत्पादन होता था। क्या होता था? सर्वाधिक उत्पादन होता था। ठीक है, भारत से उत्पादन सभी देशों में जाता था, विशेषकर अरब देशों में, यानी अरब देश हमारे भारत से सामान लेते थे। अच्छा, तो अरब देश से सामान लेते थे। कौन लेता था? अरब देश से सामान लेता था कौन? अरब देश से सामान लेती थी इटली। कौन लेती थी? इटली लेती थी अरब देशों से। कौन लेती थी? इटली की एक जगह है कॉन्स्टेंटिनोपल। कौन है? कॉन्स्टेंटिनोपल। अच्छा, इसमें लिखा भी है, देखो व्यापार की स्थिति क्या थी। भारत का जो सामान था अरब देश लेते थे, और अरब देश से कौन लेता था? इटली लेती थी। और इटली से कहाँ जाता था? इटली से हमारा यूरोप जाता था। कहाँ जाता था मित्रों? यूरोप जाता था। इटली से यूरोप, और यूरोप में जाता था तो तभी तो जो भी थे पुर्तगाली वगैरह, जो भी और डच वगैरह, ब्रिटिश उनको ये यहीं से व्यापार होता था। इटली के माध्यम से ही उनको व्यापार में वो मिलती थी, अहम भूमिका मिलती थी। अच्छा, इटली कॉन्स्टेंटिनोपल स्थान पर कब्जा करती थी, यानी इटली का एक स्थान है। कौन है? क्या है? स्थान है। क्या नाम है उसका? कॉन्स्टेंटिनोपल। इसमें लिखा हुआ है मित्रों, इसमें एक इटली का एक वो था, मुख्य कड़ी थी व्यापार करने की। जो ये कॉन्स्टेंटिनोपल थी वो मुख्य रास्ता था व्यापार करने के लिए, यूरोप के लिए सामान भेजते थे यहाँ से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इस कारण यूरोप के किसी भी देश को व्यापार के लिए इटली पर निर्भर होना पड़ा। मैंने क्या बताया दोस्तों, यानी जो कॉन्स्टेंटिनोपल था वो क्या था? वो एक मुख्य कड़ी थी। क्या थी? मुख्य कड़ी। तो मित्रों कॉन्स्टेंटिनोपल एक मुख्य राजमार्ग था, जो व्यापार करने में यूरोप की सहायता प्रदान करता, और इटली ने उस पर कब्जा कर लिया था। कॉन्स्टेंटिनोपल पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था मित्रों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोप में विद्रोह शुरू हुआ। सभी देशों में इटली सर्वाधिक फायदे में रह रही थी। इस कारण यूरोप के देश अलग अलग व्यापार करने की इच्छा जताने लगे। तब भारत में विदेशी कंपनी को आने की जरूरत पड़ी, यानी इस वजह से इटली ने कब्जा कर लिया था। किस पर कब्जा किया था? कॉन्स्टेंटिनोपल। मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया था इटली ने। इस कारण यूरोप के सभी देशों ने मिलकर एक विद्रोह शुरू किया। क्या किया? विद्रोह। और इसी कारण उन्होंने सोचा कि हम इस इटली को फ़ायदे में रहने नहीं देंगे, और हम भी अपना व्यापार इंडिया से स्वतः ही खुद ही करेंगे। तो देखिए, पहली बार आपके यहाँ पर पुर्तगाली भारत में आए। कब आए? 1498। कब आए थे पुर्तगाली? 1498 में भारत आए। पुर्तगाली 1498 में भारत आए। दूसरी बार आपके आते हैं डच। 1596 में डच भारत आए। 1596 में डच भारत आए। कौन आए बता? डच भारत आए। ठीक है, उसके बाद आपके तीसरी बार में 1599 से 1600 के मध्य ब्रिटेन, यानी ब्रिटिश लोग कहाँ पर आए? भारत में आए। ब्रिटेन के लोग भारत में आए 1599 ईस्वी के मध्य। अच्छा, चौथी बार आपके यहाँ पर कौन आए हैं? चौथी बार आपके यहाँ पर आए हैं डेनिश। कौन आया है? डेनिश भारत आए। कौन आए? डेनिश कितने में आए हैं बेटा?
कितने में आए? 1616 में, 1616 में भारत में डेनिश लोग भारत में आए। ठीक है मित्रों, आपके 5वीं बार में कौन आया है? 5वीं बार में आए हैं 1664 में फ्रेंच लोग। फ्रेंच के जो लोग थे वो भारत में 1664 में भारत में आए। कौन आए? कौन आए? फ्रेंच लोग भारत में आए। फ्रेंच लोग भारत में आए कब आए? 1664 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। चलिए आगे देखिए। अच्छा, जो 1 मिनट दोस्तों, इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ है। वन मिनट थोड़ा रुकेंगे, इसमें एक मिसप्रिंट हुआ है, वो हम अभी जोड़ते हैं इसमें। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे आप। ये मित्रों देखेंगे आप। ठीक है, पुर्तगाली हम पहला पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे? पुर्तगालियों को पढ़ेंगे, यानी पुर्तगाली भारत में कैसे आए। ठीक है, पहला हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक आपका, पुर्तगाली भारत में कैसे आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पुर्तगाली हेडिंग डाल लेंगे आप, पुर्तगाली हेडिंग डालेंगे आप, पुर्तगाली हेडिंग डाल लेंगे। अच्छा, पहली बार भारत की खोज में बार्थोलोमो डियास नामक व्यक्ति था। ठीक है, और ये भारत की खोज में निकलने वाला पहला यात्री पुर्तगाली यात्री था। 1487 से 88 के मध्य निकलने वाला पहला यात्री था, लेकिन यह अफ्रीका महाद्वीप के कैप ऑफ गुड होप से टकराकर वापस चला गया। कहाँ वापस चला गया? पुर्तगाल वापस लौट गया। फिर आते हैं आपके दूसरे नंबर पर, दूसरा यात्री आपका कौन था? दूसरा यात्री था आपका क्रिस्टोफर कोलंबस। यह स्पेन का निवासी था। यह भारत की खोज करने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री था। ये रहे कोलंबस जी। 1492 में स्पेन से भारत की ओर निकला। यानी कब निकला था स्पेन से? 1492 की मध्य में निकला था ये। ठीक है, कैप ऑफ कैनारी से टकराकर अमेरिका की ओर मुड़ गया। यानी वो कैप ऑफ गुड से मतलब टकराकर वापस चला गया पुर्तगाल। ये कैप कैनारी से टकराकर अमेरिका की ओर मुड़ गया, और वहां पर ये मुड़कर पहुंचा तो कहां पर पहुंचा? यह बहमास द्वीप पर पहुंचा। बहमास द्वीप पर पहुंचकर यहाँ के लोगों को इसने देखा, और यहाँ के लोगों को इसने रेड इंडियन कहा। क्या कहा? रेड इंडियन कहा। यह खोज नई दुनिया की खोज कहलाती है। और इस मतलब इसने नई दुनिया की खोज की थी, मतलब एक नई दुनिया की खोज की थी। अमेरिका की ये खोज इसी ने की है, और इसी को श्रेय जाता है। ठीक है, और इसकी जो जहाज है उसका नाम है सेंटा मारिया। ये रही, आप देख सकते हैं, ये है इसकी जहाज, ये रही सेंटा मारिया जहाज। ठीक है, उसके बाद आप बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो आपके आते हैं फर्स्ट पर, जो मतलब सफल आगमन था वो किसका हुआ है। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे गाइस, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो रखा है, वो मैं सेट कर लूँ तब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या हो गया ये? क्या हुआ ये? हाँ, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे भारत में सफल आगमन, यानी पुर्तगालियों के सफल आगमन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? पुर्तगालियों के, यहाँ से पढ़ेंगे हम पुर्तगालियों के सफल आगमन, पुर्तगाली के सफल आगमन। ठीक है मित्रों, चलिए तो आपके आते हैं फर्स्ट पर, भारत में सफल आगमन। ये हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, हेडिंग डालेंगे आप, भारत में सफल आगमन। वास्को डी गामा, यानी वास्को जी आए थे, भाई चीता आदमी था वास्को। और 1497 के पुर्तगाल के राजा किंग मैनुअल थे। उस टाइम कौन थे राजा पुर्तगाल के? पुर्तगाल के किंग कौन थे? किंग मैनुअल द्वितीय, वो फर्स्ट, किंग मैनुअल फर्स्ट। ठीक है, कौन थे? पुर्तगाल के राजा किंग मैनुअल फर्स्ट थे। उनके आदेश पर वास्को भारत की ओर निकला, यानी उनके आदेश पर वास्को डी गामा भारत निकला। इसके जहाज का नाम क्या था? इसके जहाज का नाम था साओ ग्रेवियाल। अच्छा, मालिंदी से इस एक व्यक्ति, मतलब भारतीय व्यक्ति की मदद से भारत पहुंचा था। मालिंदी के व्यक्ति थे, एक नहीं बताते हैं भाई, और किताबें बोलती हैं 2 व्यक्ति थे। ठीक है, उन व्यक्तियों का नाम क्या था? अब्दुल मुनीफ
और और इब्न मजीद, यानी इसी के उससे पहुंचे थे ये, मतलब भारत पहुंचे थे इन्हीं के नाम से, इन्हीं के उससे पहुंचे थे। 1498 में कालीकट पहुंच गया और यहाँ राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया। जो हमारे भारत के उस टाइम राजा थे वो जमोरिन राजा थे, ठीक है। अच्छा, स्वागत क्यों किया जमोरिन ने, क्यों स्वागत किया, क्यों, कोई ज़्यादा बड़ा सेलिब्रिटी थोड़ी था ये, क्यों किया? स्वागत करने का कारण ये था क्योंकि जमोरिन विदेशी व्यापारों पर कर लेता था, यानी टैक्स लेता था। जमोरिन क्या लेता था? टैक्स लेता था। जमोरिन टैक्स लेता था, और यदि पुर्तगाल व्यापार करेगा तो इसे कर मिलेगा, ठीक है। 1498 में जब वास्को डी गामा वापस गया तो उसने भारत से काली मिर्च को खरीदा, और तथा उसे यूरोप में बेचा। उसे जब 60 गुना लाभ हुआ तो इस बारे में इसने किसे बताया? किंग मैनुअल को इसने उसके बारे में बताया। अच्छा, 1500 में अपने सेनापति को भारत में स्थापित करने के लिए कौन भेजता है? किंग मैनुअल ने 1500 में अपने सेनापति को भारत में व्यापार स्थापित करने भेजा। सेनापति कौन था? पेड्रो एल्वर्स कैबल, हेडिंग डालेंगे आप, पेड्रो एल्वर्स कैब्रल। भारत में पुर्तगाल का पहला सेनापति, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे भारत का पुर्तगाल का पहला सेनापति कौन था, तो आप बताएंगे पेड्रो एल्वर्स कैब्रल, ठीक है। 1500 एडी में भारत के लिए रवाना हुआ, लेकिन ब्राज़ील पहुंचा। लेकिन ये गया तो भारत, लेकिन ये ब्राज़ील के तट पर पहुंचा। अच्छा, ब्राज़ील का खोजकर्ता कौन है? पेड्रो एल्वर्स कैब्रल, यानी इसको ब्राज़ील का खोजकर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए इसमें लिखा भी है, ब्राज़ील का खोजकर्ता किसे कहा जाता है? पेड्रो एल्वर्स कैब्रल। 1501 में ये भारत पहुंचा, ठीक है, 1501 में भारत पहुंचा। अच्छा, इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है, एक मिनट रुकिए, इसमें कुछ मिसप्रिंट हो रखा है शायद, क्या बात है भाई। अच्छा देखिए दोस्तों, ये प्रिंट मिस थी, वो मैंने लगाई नहीं थी स्लाइड, ठीक है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे 1501 में ये भारत पहुँचा। भारत आने का इसका उद्देश्य क्या था? भारत में एकाधिकार, यानी भारत में व्यापार खाली कौन करेगा? यूरोप ही करेगा। कौन करेगा? यूरोप देश ही व्यापार करेंगे। यूरोप के सारे देश ही व्यापार करेंगे भारत में सारे देश यूरोप में व्यापार करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहुंचकर क्या हुआ? यहाँ पर पहुंचकर भारत पहुंचकर इसने क्या किया? जमोरिन को, राजा जमोरिन थे, वहां पहुंचकर इसने प्रस्ताव किया। क्या प्रस्ताव किया? पुर्तगाल अधिक कर देंगे और पुर्तगाली का एक ही अधिकार, यानी ना कोई इसमें वो अरबी आएगा, ना कोई अरबी कोई करेगा व्यापार, ना कोई फारसी करेगा और ना ही कोई अन्य, ठीक है। लेकिन जमोरिन राजा चीता आदमी थे भाई, जमोरिन ने इसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसके बाद होता है युद्ध। क्या होता है? युद्ध। 1501 में युद्ध होता है। किन किन के बीच? पुर्तगाली वर्सेस जमोरिन राजा के साथ कौन था? अरबी व्यापारी, क्योंकि हमारा भारत देश पहले से ही अरब देशों के साथ व्यापार करता था, तो अरब देशों ने हमारे भारत के राजा जमोरिन के साथ युद्ध में लड़े। जीत किसकी हुई? जीत जाता है आपका पुर्तगाली, जीत की होती है आपके पुर्तगालियों की। वास्को डी गामा पुनः 1501 में भारत आया। अच्छा, इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? अच्छा, युद्ध में परिणाम निकला कोचिन, कन्नौर, कालीकट तथा पुर्तगालियों पर कब्जा करेंगे, ठीक है। कोचिन, कन्नौर, कालीकट पर पुर्तगालियों का कब्जा होगा, ठीक है। इसके बाद ही भारत में प्रशासन संभालने के लिए पुर्तगाली भारत में आए, ठीक है। इसी कारण यहाँ पर स्थापित हुए कौन? पुर्तगाली। अच्छा, इसके बाद आते हैं आपके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसका कार्यकाल है 1505 से लेकर 9 तक। यह भारत में पुर्तगाल का पहला गवर्नर था। इसने भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली प्रशासन फैलाया। इसने हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी नीले पानी की नीति, जिसका मतलब क्षेत्रीय उद्देश्य था कि मतलब क्षेत्र का विस्तार, मतलब क्षेत्रीय विस्तार के बजाय नौसैनिक सर्वोच्चता और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण करना, इसे कहते हैं वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। इस नीति के तहत इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज़ों को पुर्तगाली को
कर देना पड़ता था, उस कर को कहा जाता है कार्टेज पद्धति। ठीक है, अगर इस क्षेत्र से मतलब जिसमें ब्लू वाटर पॉलिसी लगा रखी है, जिसमें ब्लू वाटर पॉलिसी लगा रखी है, वहाँ से अगर कोई भी जहाज या कोई भी यात्री या कोई भी पुर्तगाली मतलब कोई भी गुजरा तो पुर्तगालियों को उसे कर देना होगा। अच्छा, इसकी मृत्यु होती है 1510 ईस्वी में। अच्छा, 1510 में इसकी मृत्यु होने के बाद, अरे ये क्या हो गया है भाई, 1 मिनट रुकेंगे मित्रों, ये मैंने पढ़ा दी स्लाइड, ये भी पढ़ा दी, ये भी पढ़ा दी। चलिए, यहाँ से आपके आते हैं अफोंसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अफोंसो डी अल्बुकर्क, इसका कार्यकाल है 1500, इसका कार्यकाल कितना है, इसका कार्यकाल है 1509 से 1515। ठीक है, इसका कार्यकाल इतना। ठीक है मित्रों, इसका कार्यकाल इतना है। चलिए आगे देखेंगे, यह है भारत में पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर था, यानी ये भारत में पुर्तगालों का दूसरा गवर्नर था। पहला कौन था आपका, अल्मेडा जी। ठीक है, इसने 1509 में दमन द्वीप पर कब्जा किया, 1509 में दमन द्वीप पर कब्जा किया। इसने 1500 में गोवा का युद्ध लड़ा, जिसमें यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर कब्जा किया, जो एक महत्वपूर्ण पुर्तगाली गण और बाद में भारत को राजधानी बनाया गया। यानी जो गोवा था वो पुर्तगालियों के द्वारा राजधानी बनाई गई थी गोवा। ठीक है, इसकी मृत्यु होती है 1515 में, इसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, पुर्तगालियों का विस्तार पढ़ेंगे। पुर्तगाली ने इंडोनेशिया में मलक्का जलसंधि पर कब्जा किया। मलक्का जलसंधि थी इंडोनेशिया में, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, अच्छा, इसकी मृत्यु कब हुई, इसकी मृत्यु 1515 में हुई। ठीक है, जो मैंने पहले बता दिया है आपको, ये रही इसकी मृत्यु 1515 में हुई, जिस कारण भारत में पुर्तगाली प्रभाव में गिरावट आई, खासकर 1515 से लेकर 24 के मध्य। ठीक है, इसी बीच कौन आया था, फिर से इसी के बीच आए थे आपके वास्को डी गामा जी। इस गिरते प्रभाव को बढ़ाने के लिए फिर से कौन आया, वास्को डी गामा जी आए। कब आए, 1524 में वास्को डी गामा, फिर आए डामा जी, फिर कब आए, वास्को जी कब आए, 1524 में फिर से वापस भारत में आए। लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण गोवा में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ हो जाती है, गोवा में इनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी कब्र वर्तमान में लिस्बन यानी पुर्तगाल में है। कहाँ पर है, पुर्तगाल में है। चलिए फिर आते हैं वास्को डी गामा की मृत्यु के पश्चात कौन आता है, नूनो दा कून्हा। इन्होंने 1529 से 38 तक गवर्नर के रूप में कार्य किया और उन्हें भारत के अंतिम शक्तिशाली गवर्नर के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है, नूनो दा कून्हा। इनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने 1529 से 30 के बीच दमन और द्वीप पर कब्जा किया। पहले किसने किया, पहले उन्होंने किया, अब फिर दोबारा इन्होंने किया। ठीक है, 1530 में गोवा को पुर्तगाली भारत का मुख्यालय बनाया गया। यानी जो गोवा था उसको मुख्यालय बनाया गया। कहाँ का, किसका बनाया गया, पुर्तगालियों का गोवा का मुख्यालय बनाया गया 1530 में। पुर्तगाली प्रभाव में गिरावट 1515 से लेकर 24 के बीच की अवधि में वास्को डी गामा की मृत्यु के बाद में पुर्तगाली शक्ति में कमी आई। पुर्तगाली यानी वास्को डी गामा भाई चीता आदमी था यार, उसके मरने के पश्चात मतलब बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई थी पुर्तगाली। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र का अधिग्रहण यानी क्षेत्रों का अधिग्रहण, इनने कौन कौन से क्षेत्रों पर कब्जा किया। ठीक है, इन्होंने बसई क्षेत्र पर कब्जा किया और वह प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया, बसई क्षेत्र को प्राप्त किया। उन्होंने गुजरात के शासक बहादुर शाह से प्राप्त किया था। बसीन का युद्ध होता है, उसी में ये मतलब क्षेत्र उन्होंने प्राप्त किया था। भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव, आगे पढ़ेंगे हम। भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव, भारत में शिमला मिर्च, आलू, टमाटर की शुरुआत की किसने की, पुर्तगालियों ने। 1556 से भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गोवा में, किसने की, पुर्तगालियों ने। भारत में कैथोलिक वास्तुकला की शुरुआत की गोवा में, किसने की, पुर्तगालियों ने। तंबाकू की किसने शुरुआत की, भारत में, पुर्तगालियों ने। भारत में पुर्तगालियों की कंपनियां, आगे हम पढ़ेंगे भारत में पुर्तगालियों की कंपनियां। 1500 यानी कालीकट एक व्यापारिक केंद्र बना। 1501 में कोचिन यानी वर्तमान में कोच्चि का है, अपनी जहाज निर्माण प्रणाली के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बंदरगाह बनाया गया। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे भारत में पुर्तगालियों का विध्वंस।
ठीक है, भारत में क्या मतलब कैसे पतन हुआ पुर्तगालियों का। भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन के कारण कई थे, जिसमें प्रमुख कार्य हैं लिखे हुए हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अन्य विदेशी कंपनियों का आगमन, यानी भारत में जैसे जैसे मतलब पुर्तगालियों का विध्वंस होने लगा कि मतलब उनकी मतलब शक्ति कम हो गई, उनके कारण अन्य विदेशी कंपनियों की उत्सुकता जागी कि हम भी भारत से व्यापार करेंगे, भारत में अपनी कंपनियां स्थापित करेंगे। भारत में ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी जैसी अन्य यूरोप कंपनियां आने से पुर्तगालियों की व्यापारिक और राजनीतिक शक्ति को कड़ी चुनौती मिली। ये कंपनियां अधिक शक्तिशाली और बेहतर संसाधनों वाली थीं, जिससे पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। यानी जो अकेला जो पुर्तगाली कर रहे थे शासन, वो उनका समाप्त हो गया। अच्छा, इसी के बीच एक युद्ध देखा जाता है यहाँ पर, स्वाली का युद्ध, जो होता है 1612 ईस्वी में। यह युद्ध 1612 में गुजरात के सूरत के पास स्वाली नामक स्थान पर लड़ा गया था। यह ब्रिटिश कैप्टन थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में और पुर्तगालियों के बीच एक नौसैनिक युद्ध था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और पुर्तगालियों को हार मिली, जिसने भारत में ब्रिटिश शक्ति के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। फिर इसी के बाद एक और युद्ध होता है, उसको कहते हैं हुगली का युद्ध। हुगली का युद्ध होता है 1631 में। यह युद्ध 1631 में हुगली में मुगल सम्राट शाहजहां की सेना और पुर्तगालियों के बीच हुआ था। शाहजहां के सेनापति कासिम खान जुवैनी ने पुर्तगालियों को हराया और हुगली पर कब्जा करा। अच्छा, हुगली पर कब्जा करने के बाद यहाँ पर कैथरीन और ब्रिगेंजा और चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ 1661 में। ठीक है, 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होता है। किससे होता है? चार्ल्स द्वितीय से होता है। इस विवाह में एक संधि की गई थी। इस संधि में कहा गया था, हम दहेज में आपको मुंबई देंगे, बॉम्बे देंगे। पहले बॉम्बे और वर्तमान में मुंबई की सूबेदारी ब्रिटेन को सौंप दी गई, जो पुर्तगालियों के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान था। इसके बाद होता है एक युद्ध और उसे बोलते हैं बसाई का युद्ध। बसाई का युद्ध होता है 1739 में। यह युद्ध 1739 में मराठा साम्राज्य और पुर्तगालियों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मराठा और पुर्तगालियों के बीच हुआ। इस युद्ध में पेशवा बाजीराव प्रथम के भाई चिम्माजी अप्पा के नेतृत्व में मराठों ने पुर्तगालियों को हराया था, जिसमें उनकी शक्ति से भी बहुत ही कमजोर होती गई पुर्तगाल की सेना। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके बाद आज़ादी के बाद पुर्तगाली प्रभाव और गोवा की मुक्ति, यानी गोवा की मुक्ति कैसे मिली और आज़ादी मतलब पुर्तगाल से हम कैसे आज़ाद हुए। बसीन और सालसेट पर मराठों का कब्जा हुआ। मराठों ने बसीन और सालसेट को अपने कब्जे में ले लिया था, जो पहले पुर्तगालियों के अधीन हुआ करता था। गोवा की मुक्ति ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाली कब्जे से मुक्त कराया। गोवा के केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया ऑपरेशन विजय के तहत। मुक्ति के बाद गोवा को एक केंद्र शासित यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1987 में 56वें संविधान संशोधन द्वारा 56वें संविधान CAA संविधान संशोधन के तहत हमारे गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और इसके तहत ये हमारा 25वां राज्य कौन बना है? गोवा बना है। पुर्तगालियों का प्रभाव का अंत क्या था? ऑपरेशन विजय के बाद भारत में पुर्तगाली प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में डचों का आगमन। नंबर 2 पे आते हैं आपके डचों का आगमन भारत में कैसे हुआ। कॉर्नेलिस डी हाउटमैन 1596 में कॉर्नेलिस डी हाउटमैन नाम का डच यात्री भारत होते हुए इंडोनेशिया पहुंचा। कहाँ पहुंचा ये? इंडोनेशिया भारत पहुंचा। भारत से इंडोनेशिया पहुंचा। यह भारत आने वाला पहला डच यात्री था, यानी ये डचों का पहला यात्री था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक है, कब होती है? डच ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना 1602 में होती है। 1602 में होती है। कब होती है? 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है। भारत में पहली फैक्ट्री कब लगाई गई? भारत में पहली फैक्ट्री डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश में है, वहाँ स्थापित की। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, डचों का आगमन विस्तार।
डचों का आगमन और विस्तार। 1610 में पुलिकट डचों ने 1610 में पुलिकट में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया। तमिलनाडु में गोडरिया किला भी डचों से संबंधित है। जो तमिलनाडु में गोडरिया किला बना है उसको 1616 में उन्होंने ही बनाया। पीपली तट पर पहुंचे और ये 1627 के आसपास पीपली तट जो कि उड़ीसा में है वहां पर इन्हें अपना प्रभाव स्थापित किया। अच्छा, 1691 भीमापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, 1691 में भीमापट्टनम आंध्र प्रदेश में डचों की उपस्थिति दर्ज की गई। ठीक है, 1653 से 55 में चिंसूरा यानी जो चिंसूरा स्थान है वो कहाँ पर है, बंगाल में है। चिंसूरा में डचों की अपनी व्यापारिक चौकी यानी अपना थाना बनाया। भारत में डच का प्रभाव। सर्वप्रथम स्वर्णिम पोगेडे डाले गए यानी पोगडम क्या यानी स्वर्णिम पोगड़ यानी एक प्रकार के सिक्के। क्या थे ये? सिक्के थे एक। ठीक है, वो डचों के द्वारा सर्वप्रथम सिक्के इन्होंने चलाए थे। अच्छा, सूती वस्त्र, कपास, चाय आदि का व्यापार। डचों ने भारत में सूती वस्त्र, कपास, चाय आदि का महत्वपूर्ण व्यापार किया। ठीक है, इसके बाद चलेंगे आगे। डचों में भारत में डचों का विध्वंस या पतन। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं भारत में डचों का विध्वंस और पतन। 1759 बेदरा चिंसूरा हुगली का युद्ध। इसे हम चिंसूरा या हुगली के युद्ध से भी जान सकते हैं, नाम से जान सकते हैं। 1559 में हुआ था। कब हुआ था हुगली का युद्ध और किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था आपके ब्रिटिश और डचों के बीच में। ठीक है, अच्छा, 1559 में हुए बेदरा जिसे चिंसूरा या हुगली का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध बेदरा के युद्ध ने भारत में डच शक्ति के पतन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश वर्सेस डच, मैं बता चुका हूँ आपको, ये जो हुगली का युद्ध है वो ब्रिटिश और डचों के बीच में लड़ा गया था। यह है युद्ध ब्रिटिश और डचों के बीच लड़ा गया, सेनाओं के बीच लड़ा गया। इसकी जीत होती है आपके ब्रिटेन की, जो ब्रिटिश लोग थे उनकी जीत होती है। हार के बाद भारत को छोड़ दिया। जब डच हार गए तो डच भारत को छोड़कर आगे बढ़ गए, अपने अपने घर चले गए। बेदरा के युद्ध के बाद यानी युद्ध की हार के बाद डचों ने भारत में अपनी व्यापारिक गतिविधियां समाप्त करनी पड़ी और उन्हें भारत धीरे धीरे छोड़ना पड़ा। ठीक है मित्रों, अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई, ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो मैं आगे कल एक वीडियो और डालूँगा और जो भी यहाँ से टॉपिक होगा वो आगे कल बढ़ाया जाएगा, ठीक है मित्रों, बाकी के लिए जो भी था यहीं तक था। आपकी क्लास यहीं तक रहेगी। ठीक है ना, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।